जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। कल 15 अगस्त है और आपके बैकग्राउंड में एक म्यूजिक सुनाई दे रही होगी, ठीक है ना। चलिए, ये बड़ा हमारे लिए बड़ी खुशी और उल्लास का ये पर्व है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, जो कि कमिंग सून एग्ज़ाम है किसके, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, और साथ साथ रो एंड एआरओ, ये कमिंग सून एग्ज़ाम है। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और इस साथ साथ जैसे कि इसमें फर्स्ट है आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो हम इसको एक प्रश्न को प्रॉपर तरीके से, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। यानी आपातकाल का उल्लेख किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, और आपातकाल कब कब लगा था, ठीक है ना। तो इस क्लास को ध्यान से सुनना है, आपको समझना है, ओके। क्योंकि मैं हर चीज़ में हाथ से ड्रॉ करने वाला हूँ, हाथ से लिखने वाला हूँ, क्योंकि मैंने प्रिंटेड मटेरियल नहीं लाया है, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूँ, बाकी बातें हम बाद में करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनना है, आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ठीक है ना। सुनना, समझना है, और मेरे साथ साथ अगर आपको लगता है कि मेन पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा, तो मेरे साथ साथ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, जैसे मैं बात करूं कि राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ठीक है ना। आपको देखना, सुनना है गौर से। देखिए, अगर मैं बात करूं आपातकाल का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 18 में है। आपातकाल का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 18 में इसका उल्लेख है, किसका, आपातकाल का, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल किस में है, 352 से लेकर के 360, 352 से लेकर के 360 के बीच में आपातकाल का उल्लेख है आर्टिकल में। इंग्लिश बोलते आर्टिकल, हिंदी बोलते अनुच्छेद, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किन किन आधार पर राष्ट्रीय आपात लगता है, ठीक है ना। तो पहली बात, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस किस में है वो हम देखते हैं। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है, आपातकाल का उल्लेख है, काल का उल्लेख है, ठीक है ना। 352 में, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है, आर्टिकल 352, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल किन किन आधारों पर लगता है, ठीक है ना। तो पहला, युद्ध, जब कभी युद्ध होता है तभी लगता है। दूसरा, बाह्य आक्रमण, और तीसरा तुम्हारा है इसमें सशस्त्र विद्रोह, मैं नीचे लिख देता हूँ, विद्रोह, इन 3 आधारों पर लगता है। अब फिर बात करते हैं आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 18 में है। अब बात करते हैं कब से किस तक है, तो आर्टिकल 352 से 360 के बीच में है। अब बात करते हैं आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। अब इसका जो पॉइंट थर्ड है, किन किन आधार पर राष्ट्रीय आपात लगता है, तो पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। आप इसको मेरे साथ साथ आप लोगों को नोट करना है, ओके। चलिए पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि इस पैनल की सबसे ख़राब समस्या यही है कि जैसे मैं इसको हटाऊंगा वैसे पूरा मिट जाएगा, जितना रेड से लिखा है, मात्र ब्लैक वाला बचेगा। अब क्योंकि ब्लैक वाला प्रिंट है, ठीक है ना, और जो रेड वाला मैं खुद हाथ से लिखता हूँ, ये हट जाता है। आगे बढ़ें, चलिए। आपातकाल का उल्लेख भाग 18 में हमारे जो संविधान है, भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख है, आर्टिकल 352 से लेकर के 360।
ओके। अब आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। राष्ट्रीय आपात किन किन आधार पर लगता है? पहला युद्ध, दूसरा आक्रमण और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। अब मैं हटाता हूँ क्योंकि हमको आगे पढ़ाना है इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि अब आंतरिक अशांति और बात करता हूँ कि इसमें सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया, ठीक है ना। वो हम देखते हैं, गौर से समझना है, सुनना भी है, ठीक, अच्छी तरीके से। चलिए अब आपको एक नोट डालना है। ये पैसे वाला नोट नहीं है, समझने वाला नोट है, ठीक है ना। नोट अब मैं बात करता हूँ 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। विद्रोह शब्द जोड़ा गया। बस ये पॉइंट था, आपको ध्यान रखना है बस केवल। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अच्छा, ये बात करते हैं कि आपातकाल का जो उपबंध है भाग 18 में, ये किसके आधार पर एक राष्ट्रपति घोषणा करता है? तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आराम से एक दूसरा पॉइंट बना करके, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। बस इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट था, बस केवल इतना। चलिए इतना नोट कर लीजिए, पहला और दूसरा पॉइंट दोनों। और इसी संसद के अनुमोदन के द्वारा इसे 6 माह तक और बढ़ा जा सकता है। अगर संसद चाहे तो राष्ट्रीय आपातकाल को एक बार अगर अनुमोदित कर दे तो उसे 6 माह और हम बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ें। अब हम बात करेंगे ना कि भारत में कब कब राष्ट्रीय आपात लगा था, ठीक है ना। आगे बढ़ें, चलिए। देखिए अब ये भारत में अभी तक 3 बार लगा है। कब कब लगा है? तो पहले लगा था 1962 में। 1962 में। अच्छा, जब ये लगा था तो युद्ध था किसके साथ में? चाइना के साथ में। चाइना के साथ में युद्ध था, और ये बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा था। बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा था। और उतने समय जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और वहीं पर अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर एक जो लगा था 1971 में। अच्छा, इसमें किसका मतलब कि युद्ध था? तो 1971 में मुझको लगता है कि पाकिस्तान का युद्ध था, पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान जो बगल का निकम्मा देश है वही पाकिस्तान, ठीक है ना। और उतने समय प्रधानमंत्री ये थी, क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय में ही बांग्लादेश अलग हुआ था, किसमें? पाकिस्तान से, ठीक है। और हमारा जो बचा था 1975,
अरे भाई 1975 में आंतरिक अशांति कारण आंतरिक अशांति के आधार पर ले लगा था राष्ट्रीय आपात, ठीक है ना। और उतने समय भी इंदिरा गांधी थी, यानी पाकिस्तान के जब ये बांग्लादेश आज़ाद हुआ तब भी ये इंदिरा गांधी थी। और 1975 में जब आंतरिक अशांति कारण आपातकाल लगा था उतने समय राष्ट्रपति फरुखदीन अली थे और राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री आपकी थी ना वो इंदिरा गांधी थी। आपको ध्यान रखना है कि 1971 और 1975 इन दोनों में ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, आपको ध्यान रखना है। तो 1962 इसमें चाइना के साथ युद्ध था और ये बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगा था। वहीं पर मैं अगर 1971 की बात करूं तो पाकिस्तान के साथ युद्ध था और इसी युद्ध के साथ साथ बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। और इतने समय अगर एक लेडी थी प्रधानमंत्री के रूप में तो उसका नाम है इंदिरा गांधी। अगर 400 के अगर कोई पार पहुंचा है ना तो इंदिरा गांधी हाई फाई मेचोरिटी के साथ बनी थी ये, क्योंकि इनका नारा था गरीबी हटाओ, ठीक है। ये वही इंदिरा गांधी है। और 1975 में आंतरिक अशांति कारण आपातकाल लगा था और साथ साथ उतने समय भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। तो ये आपातकाल के बारे में मैंने 2 से 3 स्लाइडें तुमको लिखाया इसमें, ठीक है ना। आगे बढ़ें। ये रहा है आपका आपातकाल के बारे में, ठीक है ना। आगे बढ़ें। यहाँ से कोई समस्या किसी को नहीं हो सकता। पहले इसको आप लोग नोट करिए और चाहे तो ऐसे रहने दीजिए, पढ़ लो, केवल नोट करिए। आगे बढ़ें। चलिए अब जो हमारा अगला पॉइंट है ये है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है ना। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर मैं इसकी आकृति की बात करूं विस्तार के बारे में तो इसकी जो आकृति है ना चतुर्भुजाकार है, ठीक है ना। लेकिन अगर वास्तविक स्वरूप देखा जाए तो ये त्रिभुजाकार है। अब इसका कहाँ से कहाँ विस्तार था वो हम देख लेते हैं। तो एक ऐसे लाइन खींच लीजिए, मैं ऐसे खींच देता हूँ ताकि ठीक है। अरे मेरे पास स्केल भी तो नहीं है, एक मिनट रुक जाइए हल्का सा। अरे भाई हट जा, एक मिनट रुकिए, थोड़ा मुझे अगर स्केल मिल जाए तो अच्छी बात है, पर यहाँ पर कोई व्यवस्था है नहीं हमारे पास। चलिए मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगा, ऐसे इस्तेमाल कर लूँगा, मेरा कहा जाता है, ठीक है। और वहीं पर मैं एक लाइन ऐसे ड्रा कर लेता हूँ ऐसे, ताकि हमको लिखने में आसानी जाए, बस केवल ठीक दर्शाना है ना हमें, बस केवल। अगर मैं बात करूँ तो हमेशा ऊपर वाला हमेशा उत्तर होता है, तुम्हें पता है, उत्तर। अच्छा तो नीचे वाला फिर दक्षिण होगा, अच्छा लिख लो दक्षिण। और इधर वाला पूर्व होगा और इधर वाला पश्चिम होगा, ऐसे तो है। अच्छा फाइनल छोटा इसलिए समस्या हल्की फुल्की जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हमें कल समझना है और कुछ नहीं। ऊपर वाला दक्षिण, सॉरी ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, इधर वाला पूर्व और इधर वाला पश्चिम है, ठीक है ना। चलिए अगर मैं उत्तर की बात करूं तो यहाँ पर एक स्थान का नाम है मांडा। उत्तर की बात करता हूँ मैं यहाँ इस वाले की, ठीक है ना, यहाँ की मांडा। ये स्थान है कहाँ पर, तो ये जम्मू कश्मीर में है। ये स्थान जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये किस नदी के किनारे हैं, तो ये चिनाब नदी के किनारे हैं, चिनाब नदी किनारे, ठीक है ना। तो उत्तर में एक मांडा एक स्थान है, ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में कहाँ पर, चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी किनारे एक मांडा स्थान। इसका विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में वहीं तक था। वहीं पर अगर मैं दक्षिण की बात करूँ, द से दक्षिण, द से दायमाबाद, दक्षिण में दायमाबाद, अगर ये कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र,
ठीक है। और महाराष्ट्र में किस नदी किनारे थी? प्रवरा नदी है, प्रवरा नदी, ठीक है। उत्तर में स्थान का नाम है मांडा, और वहाँ पर ये का स्थान कौन सा है? जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। राज्य का नाम जम्मू कश्मीर, राज्य का यूटी है वर्तमान समय में, और मांडा स्थान का नाम है, यूटी के नाम है जम्मू एंड कश्मीर। किस नदी किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। वहीं पर अगर मैं दक्षिणी विस्तार की बात करूं तो उसका नाम है दासे दक्षिण दासे दैमाबाद। ये दैमाबाद है कहाँ पर? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य में कहाँ पर? प्रवरा नदी के किनारे। क्योंकि जितनी ये सभ्यता थी ना, किसी न किसी नदी किनारे थी, क्योंकि मनुष्य को, ये मानव को जीवन रहने, मनुष्य को जीवित रहने के लिए पानी एक महत्वपूर्ण है। अगर पानी नहीं ग्रहण करेगा तो जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। वहीं पर अगर मैं पूर्व की बात करूँ, इस पूर्व की बात करूँ, इसकी पूर्व की मैं लिखा तो यहाँ से सुनना है। पूर्व में है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। अच्छा, ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में, हमारे अपने यूपी में है। और ये किस नदी किनारे है? हिंडन नदी किनारे है, हिंडन नदी, हिंडन नदी, ये रहा, ठीक है। अगर वहीं पर अगर मैं बात करूँ पश्चिम की, तो पश्चिम की अगर मैं बात करूँ, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, नीचे कर देता हूँ ताकि जगह मिल जाए मेरे को हल्का सा करने में। इसका नाम है सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर। ये कहाँ पर है? ये क्षेत्र बलूचिस्तान है। एक मिनट रह जाएगा फिर, वो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान है। और ये किस नदी किनारे है? ये दस्क नदी किनारे, ठीक है ना। तो ये रहा है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तर में विस्तार था, ये मांडा के स्थान का नाम है, और वो कौन सा है? यूटी है। ये राज्य क्या, पहले ये राज्य था, लेकिन 2019 के बाद में यूटी बनी थी। ये जम्मू कश्मीर यूटी का नाम है, ये वहीं पर है। किस नदी किनारे है? ये चेनाब नदी के किनारे हैं। वहीं पर अगर मैं दक्षिण की बात करूँ, दासे जस्थिर दासे दैमाबाद, हम इसे याद रख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये दैमाबाद कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। और किस नदी किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे हैं। वहीं पर अगर मैं पूर्व की बात करूं तो पूर्व का नाम है आलमगीरपुर। ये कहाँ पर है? ये यूपी में है। और यूपी में किस नदी किनारे है? तो ये हिंडन नदी के किनारे हैं। वहीं पर अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो उस स्थान का नाम है सुत कांगेडोर। ये कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान किस नदी किनारे? दस्क नदी के किनारे। तो ये रहा है आपका पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। इसको आपको नोट करना है अच्छी तरीके से। जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, सेम बाय सेम आपको ऐसे ही बनाना है। मैं चाहता तो इसमें कम से कम 5-6 प्रश्न और बना सकता था MCQ में, लेकिन उसमें तुम्हारा समय बर्बाद होगा, इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझना है केवल बस। ओके, जल्दी कर लो। मांडा, जल्दी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, नेक्स्ट बढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार के बारे में ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, अगर आएगा तो इससे बाहर जाएगा नहीं, इसे विस्तार से। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहीं पर से आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? अस्कनी, 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 ठीक है ना। अस्कनी, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? अस्कनी। वहीं पर तुमको बताना है झेलम नदी, नदी, और इसके बाद में तुम्हें बताना है ब्यास नदी, ब्यास नदी, और वहीं पर तुम्हें बताना है सतलुज नदी, और वहीं पर तुम्हें बताना है
गोमल नदी, गोमल, गोमल, बताइए इसके बारे में। झेलम नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी और गोमल। ठीक है, ये आधुनिक नाम है इस वर्तमान समय के, इनके प्राचीन नाम बताने हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, झेलम की, तो इसका नाम वितिस्ता, वितिस्ता, वितिस्ता झेलम नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है ना। बात करता हूँ ब्यास, ब्यास विपाशा, विपाशा या विपाशा, चाहिए लिखो, अच्छा ये लिखो, दोनों सही हैं। ब्यास का विपाशा। अगर बात करूं सतलुज नदी की, सतलुज नदी का प्राचीन नाम क्या है, सद्रुति। ये पूरा का पूरा शब्द सही लिखा है पर समझ तुम्हें आएगा नहीं ना, इसलिए मैं दोबारा लिखता हूँ, सद्रुति, सद्रुति। ठीक है ना। वहीं पर अगर मैं बात करूँ किसकी, गोमल की, अरे ये मैं बड़ा बड़ा लिख दूंगा फिर, अभी कहाँ गया, एक मिनट, मिटा देगा फिर वो, सा त्रुद्री, बस। ठीक है ना, ये था। अच्छा मैं बात करता हूँ गोमल की, गोमल यानी कि गोमती, गोमती भाई, मोमती नहीं, गोमती, गोमती। तो ये रही आपकी प्राचीन नाम। जैसे चिनाव, अस्कनी, इंपॉर्टेंट है, एक बार मार्क कर लेना। ठीक है ना। वहीं पर बात करूँ मैं झेलम यानी वितिस्ता, वहीं पर अगर बात करूँ ब्यास यानी कि विपाशा या फिर विपाशा, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सही हैं। सतलुज, शत्रुधि। वहीं पर अगर बात करूँ गोमल यानी कि गोमती। आगे बढ़ें। अच्छा एक और बता दो हल्का सा, रावी, रावी, इसका प्राचीन नाम क्या है, रावी का, परुषणी, ध्यान रखना है, परुषणी, 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 रावी का जो प्राचीन नाम है परुषणी। तो यह रहा है आपका चिनाव नदी और उससे संबंधित प्राचीन नदी और उनके आधुनिक नाम। इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट नदियां हैं। प्राचीन में आपसे ऐसे पूछेगा, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं प्रिंटेड मटेरियल लाता तो उसमें फिर आपको मिल पाता, अगर मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो आपको मिल नहीं पाएगा फिर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि अशोक द्वारा स्थापित गिरनार का अभिलेख कहाँ पर है। अशोक द्वारा स्थापित गिरनार का अभिलेख कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो अगर मैं गिरनार अभिलेख, अगर मैं अभिलेख के बारे में बात करूँ, उसका नाम है कहाँ, जूनागढ़, जूनागढ़। और जूनागढ़ कहाँ पर, गुजरात, गुजरात। अच्छा सबसे बड़ी बात है किस लिपि में लिखा गया है, तो ब्राही लिपि, ब्राही लिपि, ब्राही लिपि। ठीक है। अशोक द्वारा स्थापित गिरनार का अभिलेख कहाँ पर है, तो जूनागढ़ में है। जूनागढ़ कहाँ पर है, गुजरात राज्य में है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ अशोक द्वारा स्थापित जो गिरनार अभिलेख है ये ब्राही लिपि में लिखा गया है। ठीक है ना। वहीं पर तुम्हें बताना है, आ गया मेरा पेन, वहीं पर तुम्हें बताना है कि मानसेंगरा कहाँ पर है, मानसेहरा, सेहरा, ये कहाँ पर है। वहीं पर तुम्हें बताना है धौली कहाँ पर है, धौली, धौली। वहीं पर तुम्हें बताना है सोपरा कहाँ पर है, सोपरा। और वहीं पर तुम्हें बताना है शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी।
चलिए इतना बताइए पहले। मानसेंगरा, धौली, सौंदरा और शाहबाजगढ़ी। अगर मानसेंगरा की बात करूँ तो इसका नाम है हजारा। हजारा ये कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। और किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में। खरोष्टी लिपि में। मैं लिपि बार बार नहीं लिख रहा हूँ। पहले वाला जो अशोक द्वारा स्थापित गिरनार का अभिलेख था उसका नाम है ना जूनागढ़, ठीक है ना, जूनागढ़ में स्थापित है। राज्य कौन सा है? राजस्थान, सॉरी गुजरात है। और बात करूँ किस लिपि में है तो ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ मानसेंगरा, ये कहाँ पर है? हजारा। हजारा के स्थान का नाम है, कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और ये किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में है। वहीं पर बात करूँ धौली, ये कहाँ पर है? पुरी। और पुरी कहाँ पर? जगन्नाथपुरी, वही पुरी, ठीक है ना, पुरी। ये कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य का नाम है। अगर बात करूँ किस लिपि में है ये वाला, तो ये भी ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि में, डबल मात्रा लगेगी ब्राह्मी में, ठीक है ना, ध्यान रखना, ब्राह्मी। ये भी ब्राह्मी लिपि में है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ सौंदरा, सौंदरा, ठीक है ना, तो ये किस लिपि में लिखा गया है? आगे बढ़े। ये सौंदरा नहीं सौपरा है, उल्टा मैंने लिख दिया था, 1 मिनट। अब इसको मिटाना बड़ा मुश्किल काम है ना। 1 मिनट में थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि मिट पाया। अरे भाई मिटना है तुझे। यही समस्या जाती है लिखने में। ये सौपरा था, मैंने सौंदरा लिख दिया था उल्टा, ठीक है ना। चलिए इसे पतला करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मोटा कर देगा, ठीक है। लिखो सौपरा, सौपरा। अच्छा ये कहाँ पर है? तो थाने। थाने कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। थाने, अरे थाने नहीं, थाने लिखना था, थाने। कहाँ पर? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और ये किस लिपि में है? तो ये भी ब्राह्मी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। अब बात करूँ मैं शाहबाजगढ़ी, ये कहाँ पर है? पेशावर, पेशावर, पेशावर। ये कहाँ पर? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी बात है किस लिपि में लिखा गया है? खरोष्टी लिपि में, खरोष्टी, खरोष्टी, खरोष्टी लिपि में। तो ये रहे आपके प्रमुख अशोक द्वारा स्थापित प्रमुख अभिलेख। पहला गिरनार का अभिलेख कहाँ पर है? जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ पर? ये गुजरात राज्य में है। अगर ये मैं लिपि की बात करूँ तो ये ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। फिर बात करूँ दूसरा हमारा है मानसेंगरा, ये कहाँ पर है? एक हजारा स्थान है, कहाँ का? ये पाकिस्तान का है। ये किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में। वहीं पर अगर मैं बात करूँ धौली, ये कहाँ पर है? पुरी जगन्नाथ, यानी वही उड़ीसा वाले पुरी, वही, ठीक है ना, जो हाल ही में भी रथ मंदिर निकले थे, काफ़ी फेमस भी है। ये धौली कहाँ पर है? पुरी, कहाँ पर है? उड़ीसा। ये भी किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। अगर बात करूँ सोपरा, सोपरा है वो, ठीक है, ये कहाँ पर? थाड़े, थाड़े कहाँ? महाराष्ट्र। और ये भी ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है ना। अब जो हमारा लास्ट है उसका नाम है शाहबाजगढ़ी, कहाँ पर है? पेशावर, ये कहाँ पर? पाकिस्तान में है। ये खरोष्टी लिपि में है। अच्छा मुंबई से थाने के बीच में कुछ चला था, कुछ तुम्हें पे ध्यान अगर आया हो तो मालूम पड़ेगा तुम्हें। मुंबई से थाने के बीच में वही थाने है, ठीक है ना, ध्यान रखना है तुम्हें। आगे बढ़ें। अब मैंने 2 प्रश्न ऐसे ले रखे हैं, उनको तुम्हें बताना है, ठीक है, कौन कौन से, कौन कहाँ पर हैं। अगर बात करूँ, लेकिन पहले मैं इसको हटाऊँगा ना, तब आगे बढ़ पाऊँगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर है भरहुत स्तूप कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो ये तुम्हारा है
सतना, सतना, ये सतना कहाँ पर है? एमपी, यानी एमपी में है। मार्क्ड प्राइज नहीं, मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। वहीं पर अगर मैं बात करूं, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, वहीं पर अगर मैं बात करूं, सांची के स्तूप कहाँ पर है? बहुत फेमस है। तो ये जिला का नाम है रायसेन, रायसेन ये डिस्ट्रिक्ट है, और स्थान का उस स्टेट का नाम क्या है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अरे भगवान, मध्य प्रदेश। भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप कहाँ पर है? सतना है, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और बात करूँ सांची के स्तूप कहाँ पर है? ये रायसेन जिला का नाम है, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ पॉइंट था। अगला हमने एक और लिया है अभी, जस्ट अभी ऊपर। अब तुम्हें बताना है सांची का मंदिर स्थित है, यानी सांची का मंदिर कहाँ पर स्थित है, इसकी हम प्रमुख विशेषता के बारे में तो नहीं, पर कुछ मंदिर हम पढ़ेंगे इससे पहले, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। सांची का मंदिर कहाँ पर है, ठीक है ना। सांची का मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, लिख लो पहले, यहाँ पर लिखो मध्य प्रदेश, एमपी यानी मध्य प्रदेश, ठीक है। ये भारत का प्राचीन मंदिर है, नहीं, ये भारत का प्राचीन मंदिर है। उन प्राचीन मंदिरों में से ये भी एक प्राचीन मंदिर है, भारत का प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर है। अगर वहीं पर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, सांची का मंदिर कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश में है, यह भारत का एक प्राचीन मंदिर है। वहीं पर तुम्हें बताना है ये तिंगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? तिंगवा, तिंगवा का विष्णु मंदिर, आधा खा से खटकोड़ा है जो समझ लो कि अड़ा है, नहीं, एक ही बार विष्णु मंदिर मैं लिख देता हूँ। बाद में बहुत सारे कमेंट करेंगे आपको विष्णु लिखना नहीं आता। दरअसल पहले में लिखने हल्की समस्या जाती है ना इसमें। तिंगवा का, अरे भाई, तिंगवा का विष्णु मंदिर, इसके बारे में तुम्हें बताना है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, तुम्हें एरण का विष्णु मंदिर बताना है। एरण, ठीक है ना, एरण का विष्णु मंदिर, तुम्हें भीतरगांव का मंदिर बताना है। भीतरगांव का मंदिर बहुत फेमस है, भीतरगांव का मंदिर, ये छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है मंदिर। वहीं पर तुम्हें बताना है लास्ट, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, बहुत फेमस है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में है? ये प्रमुख मंदिर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। जस्ट अभी एक कर देना है, लास्ट तुम्हारा बचेगा भूमरा, भूमरा का शिव मंदिर, शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर। शायद कुछ ना कुछ कट जाए, अगर कुछ कट रहा है तो मैं फिर दोबारा कर दूंगा ना, यानी भूमरा का शिव मंदिर कट रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं इसको पहले, मैं जितना ऊपर के लिखाया हूँ पहले मैं इतना पढ़ा देता हूँ। देखो सांची का मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, यह भारत का प्राचीन मंदिर है। वहीं पर अगर मैं तिंगवा का विष्णु मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? जबलपुर, कहाँ गया हमारा पेन? जबलपुर मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश में है तिंगवा का विष्णु मंदिर। वहीं पर अगर मैं बात करूँ एरण का विष्णु मंदिर कहाँ पर है, तो ये सागर, सागर बहुत प्याज के लिए बहुत फेमस है। अगर बात करूँ कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ भीतरगांव का मंदिर, ये कहाँ पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश, हमारा अपना कानपुर, ठीक है ना, कानपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश, हमारा अपना यूपी।
क्योंकि मैं कानपुर के पास का रहने वाला हूँ ना, मतलब मैं इसलिए। अच्छा, इसमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये कहाँ पर? ललितपुर। ये ललितपुर झांसी। ललितपुर झांसी, ललितपुर। अरे भगवान, तुम कट ना जाओ कभी। ललितपुर, ललितपुर, ललितपुर झांसी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। तो सांची का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत का एक प्राचीन मंदिर है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ तिंगवा का विष्णु मंदिर, ये कहाँ पर है? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में मध्य प्रदेश का सीएम और वहाँ के राज्यपाल कौन है, आपको नीचे कमेंट खुला रहेगा, जस्ट नीचे आपको कमेंट करना है कि अरे एक पूरा न कट जाना भाई। लो, पूरा हट गया। मतलब पूरे मेहनत में पानी फिर गई ना। चलो ठीक है, काफ़ी मैंने समझा दिया था, लेकिन इससे पहले लास्ट हमारा जो बचा था ना, भूमरा का विष्णु मंदिर ना, दूसरा लास्ट सबसे बचा था भूमरा। मैं लिखा देता हूँ, भूमरा का शिव मंदिर। शिव मंदिर ये कहाँ पर है? ये भी सतना मध्य प्रदेश में। ये कहाँ पर? सतना मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर? सतना मध्य प्रदेश में। तो ये रहा है आज आपकी क्लास। तो भाई थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जो मैंने आपसे पूछा था मध्य प्रदेश का सीएम कौन है, और वहाँ लोकसभा और राज्यसभा कितने सीटें हैं, और साथ ही साथ वहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है, इतना आपको कमेंट का बॉक्स खुला रहेगा, आपको नीचे कमेंट कर देना है। तो चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।